जब आप अपनी बाइक या कार किसी मैकेनिक के पास लेके जाते हो और वो बड़ी ही महारत से आपके इंजन को खोल रहा होता है, उस वक्त आपके जहन में ख्याल आता है, वाह इसने तो कमाल कर दिया। दर हकीकत वो कमाल उस मैकेनिक का नहीं बल्कि उन टूल्स का होता है जो वो यूज कर रहा होता है। अगर आप उस मैकेनिक से वो टूल्स वापस ले लें तो वो आपके इंजन का एक नट या बोल्ट भी नहीं खोल पाएगा। इसी तरह जब आप एडोबी प्रीमियर प्रो में अपनी वीडियो एडिट कर रहे होते हैं तो आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जो आपको वीडियो एडिट करने में बहुत ज्यादा मदद दे रहे होते हैं। उन टूल्स का जितना अच्छा इस्तेमाल करना सीख जाओगे उतनी ही ज्यादा अच्छी आप वीडियो बना पाओगे। इसीलिए आज थर्ड क्लास स्पेसिफिकली उन तमाम टूल्स को एक्सप्लोर करने के लिए बनाई गई है। तो चलिए प्रीमियर प्रो की स्क्रीन पे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं उन तमाम टूल्स को। एडोबी प्रीमियर प्रो में तमाम तर टूल्स इस जगह पर मौजूद होते हैं। इस क्लास में इन तमाम तर टूल्स को हम एक एक करके देखेंगे कि किस तरह काम करते हैं। यहाँ इस जगह पर मैंने कुछ फुटेजेस को इंपोर्ट किया है। इन तमाम फुटेजेस को मैं अपनी टाइमलाइन पे लेके जाऊंगा। इन्हीं के ऊपर इन तमाम तर टूल्स को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं सीक्वेंस बनाता हूँ। मैंने ये तमाम तर फुटेजेस को पकड़ लिया है। इसको यहाँ से ड्रैग करता हुआ टाइमलाइन के ऊपर ड्रॉप करूंगा और यहाँ पे जैसे ही ड्रॉप करूंगा तो एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगी। सीक्वेंस क्रिएट करना पिछली क्लास में बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझा चुका हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप पे जो सबसे पहला टूल है जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का काम ये होता है कि हम इससे अपनी लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मुझे इस लेयर को पकड़ के ऊपर नीचे या आगे पीछे करना है, जैसे एक मिसाल है, इसको मैं ऊपर कर सकता हूँ। देखिए मैंने क्लिक दबा के रखा और इसको पकड़ के ऊपर कर दिया, तो ये मैंने सिलेक्शन टूल की मदद से किया है। अगर मैं चाहूँ तो इसको आगे पीछे भी सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने इसको पकड़ा हुआ और इसको पीछे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे अपनी टाइम लाइन पे लेके चला गया। यानी मैंने इसको सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ से पकड़ा, इस जगह से अपनी टाइम लाइन पे 20 सेकंड से मैंने इसको पकड़ा और इसको मैं इस जगह पर ले गया 1 मिनट 16 सेकंड के ऊपर। तो सिलेक्शन टूल का यही काम होता है कि आप अपनी लेयर्स को ऊपर नीचे या आगे पीछे कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल से नीचे आप आके देखें, यहाँ पे एक और टूल है जिसका नाम है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। इस टूल का शॉर्टकट ए है और इसका काम क्या होता है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं सिलेक्शन टूल की मदद से अपनी इस लेयर को वापस अपनी जगह पे ले आता हूँ। इसको कर देता हूँ वापस नीचे सेट और इसको भी कर देता हूँ सेट। ये तमाम तर चीजें मैंने सिलेक्शन टूल की मदद से ही की हैं। ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल का काम ये होता है कि जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और एग्जाम्पल ये देखें मेरी पहली लेयर ये वाली है, इस पे जब मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो आपने ये देखा कि जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो इसके पीछे की तमाम तर लेयर्स भी सेलेक्ट हो गई और अब मैं चाहूँ तो इस पे क्लिक दबा के इसको जब आगे लेके जाऊंगा तो मेरी सारी लेयर्स आगे जा रही हैं और जब मैं इसे वापस पीछे लेके आऊंगा तो ये सारी वापस पीछे आ रही हैं। अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, ये सेकंड वाली जो मेरी लेयर है, अगर सिर्फ मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अब आपने क्या देखा, जो पहली वाली लेयर थी वो सेलेक्ट नहीं हुई। अब सेकंड से उसके आगे फॉरवर्ड जितनी भी लेयर्स थी वो सारी सेलेक्ट हो गई हैं और अब मैं जब इसको ड्रैग करूंगा तो पहली लेयर जो मैंने छोड़ी थी वो रह जाएगी, बाकी उससे आएगी जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी आगे फॉरवर्ड होंगी। तो आपने देखा कि इसका काम बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसके अंदर एक और टूल भी मौजूद होता है। जब मैं इस पे जाके क्लिक का बटन प्रेस करके रखूंगा तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक और टूल है जो कि सिमिलर इसी तरह का काम करता है। उसका नाम है ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। इसको भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस बार आप देखें जो एरोस पहले फॉरवर्ड की तरफ थे इस बार बैकवर्ड की तरफ हो गए। इसका काम क्या होता है, पहले जब मैं सेलेक्ट कर रहा था तो आगे की तमाम लेयर्स सेलेक्ट हो रही थी, अब जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो पीछे की लेयर्स तमाम सेलेक्ट होंगी। एक मिसाल है, इस सेंटर वाले को जब मैं क्लिक करता हूं तो देखें इससे बैकवर्ड जितनी भी लेयर्स थी सारी सेलेक्ट हुई, ये आगे वाली नहीं हुई, जबकि इससे पहले ये हो रहा था कि आगे वाली सारी सेलेक्ट हो रही थी। अगर मैं इस वाली को सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक दबाता हूँ तो देखें वहां से उसके बैकवर्ड जितनी लेयर्स थी वो सारी सेलेक्ट हो रही हैं और इनको मैं आगे पीछे भी ले जा पा रहा हूं। इससे पहले जब सिलेक्शन टूल हम देख रहे थे तो उसके अंदर क्या हो रहा था, एक सेलेक्ट करेंगे तो एक ही सेलेक्ट होगी, बैकवर्ड या फॉरवर्ड लेयर्स अपनी जगह पे रहती हैं। ये फर्क होता है सिलेक्शन टूल और ट्रैक सेलेक्ट टूल के अंदर। अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हमारा अगला टूल है रिपल एडिट टूल। रिपल एडिट टूल जिसकी शॉर्टकट की बी है, इसका इस्तेमाल ये होता है कि हम अपनी लेयर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं अगली लेयर के साथ एंड मैच करते हुए। अच्छा, ये एंड मैच क्या होता है, सुनने में आपको थोड़ा नया लग रहा होगा, आइए आपको बताता हूँ। देखिए मैंने अभी इस वक्त रिपल एडिट टूल लिया हुआ है और ये मेरी लेयर है ये वाली। ये सारी फुल लेयर्स हैं और मैंने इनको अभी कट नहीं किया हुआ, इसीलिए ये छोटी तो हो सकती हैं पर बड़ी नहीं हो सकती। इसको मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ। देखें ये लेयर, जैसे इसके मैं एच पे जाऊंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मार्क आ जाएगा जिसमें बैक साइड पे एक एरो बना हुआ नजर आ रहा है। इसको मैं जैसे ही यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और इसको मैं जब बैकवर्ड पे लेके जाऊंगा तो आप ये देखेंगे ये लेयर
छोटी होना शुरू हो गई है और इसको मैं जितना भी छोटा करना चाहूँ कर सकता हूँ। यहाँ पे लाके जैसे ही क्लिक को छोड़ूंगा वो छोटी हो जाएगी और आपने ये देखा जैसे ही वो छोटी हुई है ये वाली आगे की इसकी जितनी भी लेयर्स थी वो इससे डिस्कनेक्ट नहीं हुई। यही काम हम सिलेक्शन टूल की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन टूल में और रिपल एडिट टूल में क्या फर्क होता है। अगर मैं सिलेक्शन टूल की मदद से ये काम करूंगा तो ये देखिएगा आप, जब मैं इसको छोटा करूंगा तो पीछे की जो लेयर्स थी जो इससे कनेक्टेड थी वो इससे कनेक्ट नहीं रही, वो अपनी जगह पर रही और ये छोटी हो गई, यहाँ पे खला बन गया। तो इस टूल का यही काम होता है कि आप तमाम लेयर्स को कनेक्ट करते हुए किसी भी लेयर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। रिपल एडिट टूल के ऊपर आप दोबारा से यहाँ पे आए और इस पे क्लिक दबा के रखेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे आपको दिखेगा रोलिंग एडिट टूल जिसका शॉर्टकट है N। इस टूल को अभी मैं थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा जब मैं आपको कटिंग सिखा चुका हूँ। अभी इससे पहले हम देख लेते हैं रेड स्ट्रेच टूल का क्या काम होता है। रेड स्ट्रेच टूल का काम ये होता है कि जब भी आप किसी लेयर को छोटी या बड़ी करना चाह रहे हैं ये उसे छोटी या बड़ी तो कर देता है, लेकिन जब भी आप इस टूल से किसी भी लेयर को छोटा या बड़ा करेंगे तो उसकी स्पीड और ड्यूरेशन पे फर्क पड़ेगा। जब भी ये किसी लेयर को छोटा करेगा तो ये उसको फास्ट कर देगा और जब किसी लेयर को ये बड़ा करेगा तो ये उसको स्लोमो बना देगा। इस पे सीखते हैं ये वाला काम क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये देखें एक टाइपिंग कर रहा है एक बंदा, अगर इससे मैं रेड स्ट्रेच टूल से अगर मैं इसको लंबा कर दूं तो टाइपिंग की स्पीड स्लो हो जाएगी। आप देखेंगे, देख सकते हैं आप टाइपिंग की स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुकी है। अगर मैं इसको छोटा कर दूं, अभी आप इसकी ओरिजिनल स्पीड देखें, ओरिजिनल स्पीड इसकी बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा यहाँ से तो आप ये देखेंगे कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। किस तरह देखें इसकी स्पीड तेज हो गई। ये आपने रेड स्ट्रेच टूल के बारे में समझ लिया है, पर अब सवाल ये पैदा होता है कि ये काम कब आता है। एक मिसाल देता हूं मैं कि अगर ये इस वक्त ये यहाँ पे लगी हुई थी, ये फुटेज ये इसी के बराबर थी, हमने इसको इसी के हिसाब से बनाया था। लेकिन एक मिसाल देता हूं मैं कि अगर मेरी ये फुटेज मैंने इसको इस जगह पे सेट किया हुआ है 1 मिनट 9 सेकंड के ऊपर और मेरी अगली फुटेज जो मैं लेके आया हूँ वो इस जगह पे मैंने लाके रख दी है। अब इसको मैं जितना भी खींचूं ये आगे नहीं जाएगी क्योंकि इस फुटेज के अंदर इसके आगे की स्पेस ही नहीं है। यानी ये फुटेज इतनी ही बड़ी है, इससे ज्यादा बड़ी नहीं है। इसको मैं छोटा तो कर सकता हूँ पर ये बड़ी नहीं हो सकती, तो मैं इसको रेड स्ट्रेच टूल से ट्रैक करके बड़ा कर सकता हूँ ताकि मेरी टाइम स्टैम्प के ऊपर मैच कर जाए। लेकिन इसको करने से होगा ये कि इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी क्योंकि मैंने इसको स्ट्रेच करके बड़ा किया है। इसी तरह मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ अगर मुझे इसको फास्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, पर अगर नहीं भी आया तो आगे चल के जब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला टूल है हमारा रेजर टूल। रेजर टूल हमारा सबसे मेन टूल है, कटिंग भी की जाती है इस टूल से, तो आपको ये सबसे ज्यादा अच्छे से समझना चाहिए। रेजर टूल की जो शॉर्टकट की है वो C है और जब आप C दबाते हैं तो ये देखें आप एक ब्लेड जैसा एक टूल आपके पास आ जाता है। आप क्या करने वाले हैं इससे, ये मेरी फुटेज है और मैं चाहता हूँ कि इस जगह से इसके आगे का तमाम तर एरिया रॉ है, मैं से चाहता हूँ इससे पीछे का एरिया रहे, आगे कट जाए। तो इस पर मैं क्या करूँगा, क्लिक दबा दूंगा इस जगह पे, ये मेरी नॉब है, यहाँ पे लगा ऐसे ही मैंने इस पर कट लगाया तो आप ये देखें एक लाइन बन गई, यानी कि ये स्प्लिट हो गई 2 हिस्सों में। फिर इसके बाद मैं करूँगा सिलेक्शन टूल लेके इस पर क्लिक करूँगा और इसको दबा दूंगा डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगा। जितना हिस्सा मुझे चाहिए था उतना मैंने रख लिया। इसी तरह इस वाली फुटेज को अगर मैं समझता हूँ इसका पीछे का हिस्सा ज़्यादा रॉ है, आगे का हिस्सा मुझे सिर्फ चाहिए, तो उसी तरह मैंने रेजर टूल लिया, ब्लेड आया, क्लिक दबाया और ये दोबारा से स्प्लिट हो गई। स्प्लिट हो जाने के बाद पहले का हिस्सा मैंने डिलीट करके इसको वापस यहाँ से लाके मिला दिया। तो इसी तरह मैं कट कर करके अपनी फुटेज को यहाँ पे मैं कट लगाऊंगा दोबारा और इसको डिलीट दबा के देखें जो हिस्सा मैं चाहूँ कट कर सकता हूँ। आपने इंडस्ट्री में बहुत दफा देखा होगा कि एडिटर्स रॉ फुटेज को कट कर देते हैं। वो कट किस तरह करते हैं, इसी तरह कट करते हैं रेजर टूल की मदद से। अब एक मिसाल है, इस फुटेज का मैं चाहता हूँ स्टार्ट का थोड़ा सा हिस्सा कट कर दूं और एंड का थोड़ा सा कट कर दूं, तो मैंने 2 कट लगाए। इस 2 कट लगाने के बाद मैंने स्टार्ट का हिस्सा डिलीट, एंड का हिस्सा डिलीट और यहाँ से इसको जोड़ दिया। इसी तरह ये लास्ट वाले को भी मैं कट कर सकता हूँ, जितना भी हिस्सा मैं चाहता हूँ वो लेकर उसके बाद आप उस हिस्से को लें और बाकी सबको डिलीट कर दें। जितना हिस्सा मैं कट करना चाहता था वो हिस्सा मैंने कट करके बाहर कर दिया और जितना हिस्सा मैं रखना चाहता था वो मैंने अपनी फुटेज में रहने दिया। तो ये हमारा रेजर टूल है जिससे हम कटिंग करते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आगे देखेंगे। वापस ऊपर की तरफ आते हैं। रेड स्ट्रेच यहाँ पे बना हुआ है, इसके अंदर मैंने आपको कहा था रोलिंग एडिट टूल मैं आपको कट के बाद सिखाऊंगा। तो ये रोलिंग एडिट टूल का काम क्या होता है, जब आप किसी भी जगह पे कट लगाते हैं, जैसे मैंने सारे कट लगा लगा के वीडियोस बनाई हैं, अगर मुझे लगता है कि मेरा कट गलत जगह पे लग गया है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो कट लगा हुआ है जो देखें आप यहाँ पे दोनों कनेक्ट हुए हुए हैं, इस कनेक्ट को मैं पकड़ूंगा और इसको अगर मैं समझता हूँ कि पीछे मुझे लाना चाहिए इस जगह पे तो पीछे भी ला सकता हूँ मैं, और अगर मैं समझता हूँ कि इसको मुझे आगे लेके जाना चाहिए तो मैं
इसको आगे पीछे कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ, जहाँ जहाँ इसमें स्पेस खाली होगी उस पर मूव हो सकता है। जैसे ही मैंने इसको पीछे करके छोड़ा तो ये आप देख सकते हैं कि ये पीछे आ गया कट। इसी तरह इसको भी आगे पीछे जो जो मैंने कट लगाए थे, देखें यहाँ से भी मैंने कट लगाए थे, आगे पीछे इसको मैं कर सकता हूँ। एक बात आप जरूर याद रखना कि रोलिंग एडिट टूल कट लगाए बगैर यूज नहीं होता है। अगर आपकी फुटेज फुल है, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे कट लगाए हुए थे, अगर मैं इनको वापस ट्रैक करके अपनी पुरानी जैसी हालत कर देता हूँ, जैसे पूरी फुल वीडियोस थी, इसी तरह इसको भी मैं फुल कर देता हूँ और इसको लाके कनेक्ट करता हूँ। अब अगर मैं इसके अंदर रोलिंग एडिट टूल से आगे पीछे करूंगा तो ये ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, क्योंकि इसके अंदर स्पेस बाकी है ही नहीं, इसमें कोई कट नहीं लगा हुआ। इसमें कट लगना जरूरी है ताकि रोलिंग एडिट टूल उसके अंदर की स्पेस को यूज करते हुए उसे आगे पीछे एडजस्ट कर सके। नेक्स्ट टूल जो है हमारा वो है स्लिप टूल। स्लिप टूल क्या करता है, आपकी फुटेज जो आपने कटिंग करके यहाँ पे लगाई होती है उसकी पोजीशन को आगे या पीछे करता है। आप कितने ही फ्रेम इसको आगे या पीछे कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह आपके लिए समझना जरा मुश्किल है, इसको मैं थोड़े से डिफरेंट अंदाज में एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप ये देख सकते हैं मैंने इस वाली लेयर को कट करके यहाँ पे सेट किया था। इसको मैं क्या करता हूँ, इसके बराबर की एक लेयर को ऊपर वाली ट्रैक में ले जाता हूँ और इस वाली को भी ऊपर वाली ट्रैक में ले जाता हूँ। अगर मैं इसको वापस अपनी पहले ऐसी पोजीशन में करना चाहूँ तो मैं इसको एंड्स को यहाँ से पकड़ के खींच दूंगा तो ये वापस अपनी पोजीशन में चला जाएगा, जो इसकी अपनी पोजीशन थी। इसको यहाँ से खींचूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें इतनी बड़ी स्पेस खाली थी और इस जगह से थोड़ी सी स्पेस खाली थी। स्लिप टूल क्या कर रहा था, जब मैं इसको यहाँ से पकड़ के इस तरफ लेके जा रहा था यानी राइट साइड की तरफ, तो ये इसकी पोजीशन इस तरह चेंज कर रहा था, और अगर इसको लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाऊंगा तो वो इस तरह चेंज करेगा। लेकिन उस वक्त लेयर्स हमारी कनेक्टेड थी तो आपको दिख नहीं रहा था। इस वक्त लेयर्स डिसकनेक्टेड है, तो इसको सिंपल सा तरीके से दोबारा से समझते हैं। यहाँ से मैं दोबारा से इसके ऊपर दोनों जगहों पे कट लगा देता हूँ और इसको कर देता हूँ डिलीट, इधर से भी और इधर से भी डिलीट, और इसको वापस अपनी जगह पे नीचे ले आता हूँ इन दोनों को, और फिर से स्लिप टूल को पकड़ के जब मैं इसको आगे या पीछे करूंगा तो ये वही काम होगा जो इससे पहले मैंने आपको लेयर्स ऊपर करके दिखाया था। वो अपनी जगह को शिफ्ट कर देगा विद इन दिस एरिया, यानी इस एरिया में रहते हुए जहाँ पे मैंने इस लेयर की लेंथ को सेट किया हुआ है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस पे मैं क्लिक दबा के रखूंगा तो नेक्स्ट टूल है हमारा स्लाइड टूल, जिसका शॉर्टकट है यू। स्लाइड टूल का काम ये होता है, जैसा आपने इससे पहले स्लिप टूल को देखा था, उसमें जब हमने एक स्पेसिफिक लेयर को सेलेक्ट किया था तो वो सिर्फ लेयर को सेलेक्ट करके उसी को आगे पीछे कर रहा था। स्लाइड टूल क्या करता है कि जिस लेयर को आप सेलेक्ट करेंगे उस लेयर को एज इट इज रहने देगा और उसकी आगे और पीछे जितनी लेयर्स हैं उनको मूव करेगा। फॉर एग्जांपल राइट साइड की तरफ लेके जाता हूं तो आप ये देखेंगे कि ये वाली लेयर बड़ी हो गई, ये वाली लेयर छोटी हो गई और वो अपनी जगह पे रही। इसी तरह इसको अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाता हूं तो आप ये देखेंगे कि ये वाली लेयर बड़ी हो जाएगी और ये वाली छोटी हो जाएगी। इसको वापस एडजस्ट कर देता हूँ। अगला टूल हमारा है पेन टूल। पेन टूल के अंदर भी 3 टूल है, पेन टूल, रेक्टेंगल टूल और एलिप्स टूल। पेन टूल पे सबसे पहले क्लिक करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस पेन टूल से ड्राइंग बनाई जाती है। अगर मुझे कोई वेक्टर क्रिएट करना है अपनी स्क्रीन के ऊपर तो पेन टूल की मदद से मैं उसको ड्रॉ करूंगा। कैसे? क्लिक दबाऊंगा, जैसा भी मुझे वेक्टर बनाना है मुझे अपने पेन से ड्रॉ करना होगा। देखें यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया एक डॉट आ गया, अगर मुझे यहाँ पे एक और क्लिक करूंगा एक और डॉट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जैसे जैसे आप देख सकते हैं मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, एक वेक्टर क्रिएट होता जा रहा है और यहाँ पे किसी भी किस्म का शेप आप इस तरह बना सकते हैं। और आखिरी पॉइंट जो ये वाला था इस पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ये जुड़ जाएगा और आपका वेक्टर रेडी हो जाएगा। सिलेक्शन टूल पे वापस आए तो आप ये देखें ये एक वेक्टर क्रिएट हो गया। इसके कलर्स वगैरह भी चेंज किए जा सकते हैं। कलर्स कैसे चेंज होते हैं, यहाँ पे आप इफेक्ट और कंट्रोल के अंदर आएंगे। इस जगह पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शेप 1 जो है हमारा, इसके अंदर साइड में एक एरो दिख रहा है। इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपीयरेंस के नीचे आके देखेंगे फिल लिखा हुआ है और ये जो कलर है इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आप किसी भी किस्म का कलर सेट कर सकते हैं। इसके मजीद कलर्स भी हैं हमारे पास। यहाँ से आप इसको नीचे की तरफ लाएं, येलो है, ग्रीन करना चाहते हैं ग्रीन की तरफ ले जाइए। जितने भी कलर्स हैं RGB के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। आप यहाँ पे किसी भी कलर को सेट कर सकते हैं। देखें आपका कलर चेंज हो गया। पेन टूल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। पेन टूल पे जब दोबारा क्लिक दबाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे एक रेक्टेंगल टूल है, ये भी सेम टूल है। इसके अंदर पेन जैसा ड्रॉ नहीं करना होता। इसके अंदर मैं क्लिक दबा के जैसे ही इसको ड्रैग करूंगा ऊपर नीचे जितना भी ड्रैग करना चाहूंगा मैं, तो देख सकते हैं आप एक रेक्टेंगल बन रहा है। स्क्वायर भी इससे बन सकता है और अपने माउस की मदद से इसको रेक्टेंगल कर सकता हूँ मैं, क्योंकि रेक्टेंगल टूल है। ये भी एग्जैक्ट सेम चीज है। इसको जैसे ही मैं बना के इसको छोड़ूंगा तो आप ये देख सकते हैं सिलेक्शन टूल से अब मेरा एक ग्रीन कलर का रेक्टेंगल आ चुका है। इसको भी मैं यहाँ पे इफेक्ट और कंट्रोल के अंदर आके शेप पे क्लिक करूंगा, अपीयरेंस के अंदर जाके इसके भी कलर
कलर्स वगैरह मैं सेट कर सकता हूँ। बाय द वे इसके अंदर स्ट्रोक भी ऐड हो सकता है। अगर मैं चाहूँ तो स्ट्रोक पे यहाँ पे चेक लगा दूँ और चेक लगाने के बाद जैसे ही इसकी वैल्यू इधर से आके पढ़ाऊंगा तो अभी देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कि एक स्ट्रोक भी आ चुका है। इसके अंदर शेडो भी ऐड हो सकता है। इसी के साथ इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी मैं आपको डिटेल में समझाता जाऊंगा। इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अगला टूल जो है हमारा इलिप्स टूल होता है। इसका भी सारा वही प्रोसेस है। इसके अंदर रेक्टेंगल नहीं, इससे सर्कल या इलिप्स ड्रॉ हो सकता है। इसका भी सेम पर्पस है। नेक्स्ट टूल की तरफ जाते हैं। उससे पहले इस वाले इलिप्स को मैं कर देता हूँ डिलीट। और नेक्स्ट टूल हमारा क्या है, अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले इसके अंदर हैंड टूल और एक जूम टूल है। हैंड टूल का काम क्या होता है, अगर मैं हैंड टूल पे क्लिक कर दूंगा तो आप ये देखें कि मैं जितने भी टाइमलाइन को मैं आगे पीछे करना चाहता हूँ इस हैंड टूल की मदद से कर सकता हूँ। और यही टूल टाइमलाइन के साथ साथ यहाँ पे प्रीव्यू विंडो में भी काम करता है। लेकिन अगर मैं आप देखें इसको हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हिल नहीं रही क्योंकि ये स्क्रीन से फिट हुई हुई है। ये देखें यहाँ पे फिट लिखा है, हमारा फ्रेम इस वक्त फिट हुआ हुआ है। अगर मैं इसको जूम इन करके इस्तेमाल करूँ, देखें अब ये जूम इन हो चुका है। अब ये इस पे काम करेगा। क्लिक दबा के हैंड टूल की मदद से इसको शिफ्ट कर सकता हूँ जहां भी मैं चाहूँ। तो नॉर्मली हम इसको फिट रखते हैं तो लिहाजा प्रीव्यू स्क्रीन के ऊपर हैंड टूल का काम नहीं है। टाइमलाइन पे आप इसको यूज कर सकते हैं, बल्कि प्रोफेशनल्स तो इसको टाइमलाइन पे भी यूज नहीं करते। उसकी वजह यह है कि टाइमलाइन को जूम इन और जूम आउट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट प्लस और माइनस यूज किया जाता है, इसीलिए इस टूल का यूज इतना ज्यादा नहीं है। इसी के साथ अगर हम देखें नेक्स्ट टूल है जूम टूल। जूम टूल क्या करता है, इससे टाइमलाइन पे वर्क करता है। इस पे अगर मैं इस जगह पे आके क्लिक करूंगा तो ये मेरी टाइमलाइन में जूम करेगा जहां पे मैं इसको जूम करूंगा। और इसको अगर मुझे जूम आउट करना है तो मैं आल्टर प्रेस करके रखूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। देखें आप मैग्नीफाइंग ग्लास है उस पर माइनस हो गया। अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस करके दबाऊंगा जो कि बाय डिफॉल्ट प्लस होता है तो ये जूम इन करता है। अगर अल्टर दबा के माइनस करके दबाऊंगा तो ये जूम आउट करेगा। तो ये एक भी सिंपल सा टूल है। इसका भी बहुत ज्यादा यूज नहीं है लेकिन आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट टूल टाइप टूल। टाइप टूल के अंदर दो है, एक तो हॉरिजॉन्टल टाइपिंग जो कि नॉर्मल टाइपिंग होती है, एक वर्टिकल टाइपिंग। टाइपिंग बहुत इजी है। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे टाइप टूल पर और इसको अपनी स्क्रीन पे ले जाके कहीं पर भी ले जाके क्लिक करें और यहाँ पे आप जाके कुछ भी लिख दें, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ अहमद खान, तो आप ये देखेंगे नाम मेरा आ चुका है लिखा हुआ। इस पे फॉन्ट्स भी चेंज हो जाते हैं और फॉन्ट के कलर भी चेंज हो जाते हैं। आगे चल के टैक्स की मैंने एक पूरी क्लास रखी हुई है जिसमें ये सब मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊं। यहाँ पे जस्ट आपने ये समझना है कि ये टूल टैक्स का है और टैक्स लिखने के लिए ये टूल यूज किया जाता है। वर्टिकल वाला भी आपको फौरी तौर पे दिखा देता हूँ। वर्टिकल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे भी अगर मैं अहमद खान लिखूंगा, क्योंकि पहले हॉरिजॉन्टल जो नॉर्मल होता है वो लिखा हुआ आया था, अब इस बारी वो वर्टिकल लिखा हुआ आ गया है। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा ब्रांडिंग के अंदर यूज होता है इस तरह का टेक्स्ट, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। बहुत ही ज्यादा यूनिक फीचर है जहाँ बहुत ज्यादा जरूरत होती है डिजाइनिंग एलिमेंट ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। दैट्स इट। यहाँ पे हमारे सारे बेसिक टूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगेन जितना ज्यादा इन टूल्स पे आपका हाथ साफ हो जाएगा उतनी ही अच्छी आप वीडियो एडिट कर पाओगे। इसीलिए इन टूल्स की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना। क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, जवाब जरूर दूंगा। चाहो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।